हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम इसके शॉर्ट नोट्स देखेंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर देंगे। आई होप आपको इस सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज हम बहुत एंजॉय करके पढ़ने वाले हैं। और हाँ, आज पहले इकोनॉमिक्स की वीडियो आएगी एंड देन ओसी की आएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, चैप्टर का नाम है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम पहले थोड़ा ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, फिर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद डिटेल में हमको इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट का आइडिया ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ व्हाट इज़ दिस इकोनॉमिक ग्रोथ? कब आप किसी देश को कह पाओगे कि हाँ भाई, उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है? सो इंक्रीज इन टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इन लॉन्ग रन। अगर किसी देश का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, वो भी लॉन्ग रन में बहुत लंबे टाइम से बढ़ते जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। क्लियर है? ओके, चलिए नाउ अब इसके कुछ लिमिटेशंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी की बात करी जाती है। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही अभी रहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बहुत ज़्यादा नैरो है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की मदद से लोगों का वेलफेयर देख पाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ को कभी भी हम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि लोगों का वेलफेयर अगर आपको देखना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी की बात करी जाती है। तो ये था थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, अब देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस। और ये किसने कहा है? हमारे टुडारो भैया ने कहा है। तो देखो, जब हर तरफ से प्रोग्रेस हो रहा है, होते जा रहा है, हर तरफ से ही जब प्रोग्रेस होता जाता है, तो हम उसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर क्वांटिटी में तो प्रोग्रेस हो रहा है, साथ में लोगों की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव चेंज भी होता है और क्वालिटेटिव चेंज भी होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। पहला है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड यहाँ पर क्वांटिटी में तो चेंज आते ही हैं, साथ में क्वालिटी में भी चेंज आता है। थर्ड है, जिस देश में ये होता है ना, लाइक जिस देश में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वहाँ के लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो लोग डिमांड करने लगते हैं सामान का। ठीक है, तो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से डिमांड में बदलाव आता है, डिमांड और बढ़ जाता है। चौथा, लेबर और भी डायनेमिक होके काम करने लगते हैं। मतलब कि जिस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ के जो लेबर्स हैं उनको भी एजुकेशन मिलता है, तो वो लोग और अच्छे से डायनेमिक तरीके से काम कर पाते हैं। पांचवा है चेंज इन टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हमारी टेक्नोलॉजी में भी बदलाव आ जाता है, हमारा टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हो जाता है। सिक्स्थ है इंक्रीजेस कैपिटल फॉर्मेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से किसी भी देश का कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड एक स्टेज के आने के बाद ये खुद ही मोटिवेट होता जाता है। मतलब कि एक बार आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू कर दिया तो हाँ, कुछ टाइम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने देश में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट खुद करना पड़ेगा, लेकिन एक स्टेज आने के बाद वो खुद ही होता जाएगा, खुद ही होता जाएगा। वो सेल्फ मोटिवेटिंग बन चुका होगा। क्लियर? अब देखिए इसके कुछ लिमिटेशंस है। कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो आ ही जाते हैं। तो इसका लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पर HDI की बात करी नहीं जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय HDI? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं करी जाती है, जो कि इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। दूसरा है कि हम इसे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी में तो चेंजेस आता ही है, लेकिन क्वालिटी में भी चेंजेस आता है। अब क्या क्वालिटी हम मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़
इट डज़ नॉट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि किसी देश में अगर लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है, इसका मतलब कि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि हमारे इंडिया में देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है। ऐसा नहीं है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंडिया। ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशंस हैं। अब हमारे को पता चल गया ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। अब बारी आती है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट की। इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, आखिर आप डेवलपमेंट को नापोगे कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से देश में कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब देखो, समझ लो आप है ना एक मतलब घूमने वाला इंसान हो, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, एंड आपको ये 4 चीज़ें दी गई, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, PQLI एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 4 चीज़ आपको दी गई और कहा गया कि तुम 4 देश में जाओ। ठीक है, ये 4 चीज़ आपको दी गई और कहा गया आप 4 देश में जाओ घूमने के लिए, और हाँ, उस देश का डेवलपमेंट पता करके आना इन सब की मदद से, ऐसा आपको कहा गया। आपने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, चलो चलते हैं डेवलपमेंट को नापने, एंड आपके पास ये 4 इंडिकेटर्स भी थे। सही है, चलो अब देखो, सबसे पहले समझ लो आप एक देश में गए एंड वहाँ पर आपको कहा गया कि यहाँ का नेशनल इनकम देख के बताओ कि इस देश ने कितना डेवलपमेंट करा है। सबसे पहले बात आती है कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम मतलब हमारे देश का टोटल इनकम। ठीक है, अब आपने देखा वहाँ का टोटल इनकम, आपने उस देश का टोटल इनकम देखा। अब देखो, अगर ये नेशनल इनकम ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है तो आप कह सकते हो कि हाँ, इस देश में तो डेवलपमेंट हो रहा है। अगर वो ईयर बाय ईयर कम होता जा रहा है तो आप कह सकते हो डेवलपमेंट तो लो हो रहा है। एंड अगर वो स्टेगनेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेगनेंट, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, उस टाइम पर आप कहेंगे कि डेवलपमेंट तो नेगेटिव में जा रहा है। क्लियर? तो आप उस देश को अपना रिज़ल्ट बता दीजिएगा कि वेदर वो देश डेवलपमेंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्लियर है? तो चलो, अब आपने पहले देश में अपना रिज़ल्ट सुना दिया और आप गए दूसरे देश में। वहाँ पर लोगों ने आपको दिया पर कैपिटा इनकम और कहा कि ये लो और बताओ हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। पहले अगेन बात आती है कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम मतलब जब हम टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ऑफ कोर्स ये नेशनल इनकम से बेटर माना जाता है। क्यों पर कैपिटा इनकम को हम नेशनल इनकम से बेटर मानते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। तो हम इसलिए इसे बेटर मानते हैं क्योंकि यहाँ पर ना हम पॉपुलेशन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि नेशनल इनकम में पॉपुलेशन की कहीं बात तो हो ही नहीं रही थी। अब आपने कहा ठीक है, मुझे पता चल गया पर कैपिटा इनकम क्या होता है और ये भी पता चल गया कि ये नेशनल इनकम से अच्छा है। तो अब आपको वहाँ का पर कैपिटा इनकम देखना है। नाउ अगर वहाँ का पर कैपिटा इनकम ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है तो आप कहेंगे जी डेवलपमेंट तो हो रहा है। देन अगर पर कैपिटा इनकम डिक्रीज़ हो रहा है ईयर बाय ईयर तो आप कहेंगे जी डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा है। एंड अगर वो स्टेगनेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो आप कहेंगे ये तो अंडर डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब ये देश तो अंडर डेवलपमेंट में है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि नॉर्वे सबसे नंबर 1 पे आता है और उसका पर कैपिटा इनकम है $64,992, जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया का पर कैपिटा है $5497। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे देश का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम है। क्लियर? अब आपने अपनी दूसरे देश में सैर ख़त्म कर ली है। अब हम गए तीसरे देश में। ठीक है, वहाँ के लोगों ने हमें कहा ये लो सर PQLI और बताओ हमारे देश ने डेवलपमेंट करा है कि नहीं करा है। आपने कहा वेट अ मिनट, लाइक करेक्ट,
आपको तो PQLI पता ही नहीं है। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम तो हमको पता था बिकॉज हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, बट ये PQLI क्या है? PQLI को समझने से पहले फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ PQL मीन्स फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्या है? सो इट्स वेरी सिंपल। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है आपके लाइफ की क्वालिटी कैसी है, राइट? आपके लाइफ की क्वालिटी कैसी है। अब कोई भी कैसे बता पाएगा कि आपके लाइफ की क्वालिटी क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस अ पर्सन कंज्यूम। जिस टाइप का गुड या सर्विस आप कंज्यूम करते हो उसी से तो कोई बता पाएगा कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मर्सिडीज़ में घूमते हो, आप बहुत अच्छे अच्छे खाने खाते हो, तो लोग कहेंगे वाव आपके लाइफ की क्वालिटी सुपर्ब है, राइट? तो उसे हम कहते हैं फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखिए PQL अलग है, यानी कि फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग है एंड PQLI अलग है, ठीक है? इन दोनों को आप एक मत समझना। अब देखिए इस PQL के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करते हैं, मतलब फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करते हैं। किस चीज़ को देख के आप कहोगे कि भाई उस बंदे की या उस देश में लोगों की क्वालिटी, लोगों के लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है? तो सबसे पहले आप उस देश में देखोगे कि वहाँ के लोग कैसा खाना कंज्यूम करते हैं, वहाँ का एजुकेशन कैसा है, हेल्थ मेडिकल सर्विस कैसा है, घर कैसे है, कपड़े कैसे लोग पहनते हैं, एजुकेशन एंटरटेनमेंट कैसा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज कैसे हैं, वहाँ का एनर्जी लेवल कैसा है, वहाँ कितने % लोगों को प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, वहाँ का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कैसा है और वहाँ की ड्रेनेज फैसिलिटी कैसी है। आप ये सब चीज़ें देखते हो और फिर कहते हो कि हाँ जी इस देश की फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ठीक है? तो ये तो था फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है? हमको तो फाइंड करना है PQLI यानी फ़िज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसी की मदद से हम बता पाएंगे कि एक देश डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अब आपने कहा ठीक है भैया हमको तो समझ आ गया PQL क्या होता है, अब चलो PQLI को भी पहले समझ ले फिर डेवलपमेंट को नापेंगे। तो PQLI क्या होता है? देखिए अगर किसी भी कंट्री का PQLI हाई है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ उस देश में डेवलपमेंट हो रहा है। बट अगेन वेट अ मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय PQLI? PQLI का मतलब होता है आप उस देश का लिटरेसी लेवल देखते हो, आप वहाँ के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हो कि मतलब वहाँ के जो लोग हैं कितने साल जी सकते हैं। देन आप वहाँ का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखते हो। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब क्या होता है कि एक साल में 1000 बच्चों में से कितने बच्चे अपना एक साल कंप्लीट कर पाएँ, यानी ज़िंदा रह पाएँ, ठीक है? तो आप वो देखते हो एंड देन ये तीनों चीज़ को आप देखते हो और फिर PQLI निकालते हो। अब PQLI कैसे निकालते हो? समझ लो आप जिस देश में गए थे ना, आपने वहाँ का लिटरेसी लेवल देखा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखा एंड ये भी देखा। अब आपको PQLI निकालना है। तो देखो यहाँ पर स्टेप्स है, फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI 5 स्टेप लिखे हैं मैंने। तो देखो सबसे पहले आपको सभी को 100 वेटेज देना है, मतलब कि इन्हें 100 में से मार्क्स देना है। सो लिटरेसी लेवल को समझ लो आपने दिए 50 मार्क, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को आप दे देते हो 100 मार्क एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को आप देते हो 60 मार्क्स। सो अगर देन दे आर ग्रेडेड, ओके हमने तो ग्रेड दे दिया, टोटल इज़ डन। अब हम इसका टोटल करते हैं 100 + 60 160 + 50 210, राइट? चलो यहाँ लिख लेते हैं 210। तो ये 3 स्टेप हो गए। चौथा एवरेज इज़ डिराइव्ड, एवरेज निकाल दो, 3 से डिवाइड करना है। क्यों 3 से डिवाइड करा? क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें होती तो 4 से कर देती। सो इसका आंसर आएगा 70, है ना? तो अब ये जो हमारे पास आया वो है PQLI। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, अगर PQLI क्लोज टू 100 के करीब है तो इट्स गुड, 0 के करीब है तो इट्स बैड। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि PQLI हमेशा 0 से 100 के बीच में ही रहता है। तो आप
जिस तीसरे देश में घूमने गए थे वहाँ आपको पता चला कि वहाँ का जो PQLI है वो 70 है। नाउ यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये वाला जो देश है वो डेवलप्ड है या नहीं है, या फिर यहाँ पर मॉडरेट डेवलपमेंट हो रहा है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है एंड ज़रूर बताना, ओके। चलो, तो ये था PQLI। आपने तीसरे देश का सफ़र भी ख़त्म किया। सॉरी, नहीं ख़त्म हुआ है, इसका एडवांटेज लिमिटेशन बाकी है। तो देखिए, PQLI की मदद से है ना बहुत सारे देशों में डेवलपमेंट नापा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला ये है ना, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को छू लेता है। ये एक बहुत ही बेटर इंडेक्स है क्योंकि इसमें बहुत कम कमियां हैं और हम PQLI निकाल के बहुत सारे देशों का कंपैरिजन बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है कि हम जो PQLI है किसी के लिए भी बना सकते हैं, अर्बन रूरल एरियाज़ के लिए, फीमेल मेल सभी के लिए बना सकते हैं और फिर उसको कंपेयर कर सकते हैं। नाउ अगेन, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं एंड हेंस PQLI के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके 5 लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर सिर्फ 3 एस्पेक्ट ही इंक्लूड करे जाते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए कहाँ गया, हाँ, लिटरेसी लेवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यही 3 चीज़ें इंक्लूड करी गई थी ना, तो ये एक इसका लिमिटेशन है। सेकंड, यहाँ पर सिर्फ एवरेज निकाला जाता है एंड एवरेज के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। नाउ ये कहना क्या चाहते हैं, हम एवरेज ना निकाले तो क्या ज्योमेट्रिक मीन निकाले? लाइक सीरियसली, छोड़ो। थर्ड, कीप्स ऑन चेंजिंग। क्या कीप्स ऑन चेंजिंग? वही जो 3 एस्पेक्ट हम कंसिडर करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो जो हम इंक्लूड करते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, उनकी जो वैल्यू है ऊपर नीचे होती रहती है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। चौथा, ऑल एस्पेक्ट्स डू नॉट हैव सेम इम्पोर्टेंस। उन तीनों का सेम इम्पोर्टेंस तो हमारी लाइफ में है नहीं, लेकिन तो भी हम तीनों को 100 में से ही नंबर देते हैं, सो ये भी एक लिमिटेशन है। एंड पांचवा है, इनकम इज़ इग्नोर्ड। ये तो सच में एक लिमिटेशन है, पैसों की तो बात करी ही नहीं जाती है, इनकम इग्नोर किया जाता है। एंड फॉर रिच कंट्रीज़ इट इज़ नॉट गुड, मतलब कि रिच कंट्रीज़ के लिए ये गुड नहीं है। क्यों गुड नहीं है? क्योंकि एक हद तक ही वो अपना PQLI बढ़ा सकते हैं, उसके बाद वो अपना PQLI नहीं बढ़ा सकते। ये कहने से मेरा क्या मतलब है, तो देखिए, समझ लीजिए, मैं आपकी बात तो नहीं कर सकती, आप लोग इंटेलिजेंट होंगे, बट मैं मेरी बात करती हूँ। समझ लीजिए मेरे पास 3 देश हैं, ठीक है, 3 देश नहीं है, सॉरी, मेरे को 3 देश का डेवलपमेंट नापना है PQLI की मदद से। अब उस 3 देश में 2 देश जो है वो मतलब लाइक वहाँ पर बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, सो वो लोग अंडर डेवलप्ड देश हैं। लेकिन जो तीसरा देश है वो बहुत हाई डेवलपमेंट वाला देश है। तो अब मैंने क्या करा, उन तीनों देश का लिटरेसी लेवल देखा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा। पहले वो जो 2 देश थे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब अंडर डेवलपमेंट वो लोग नहीं थे, वो लोग डेवलपमेंट कर ही रहे हैं डे बाय डे। तो मैंने पहले वहाँ का लिटरेसी लेवल वो सब देखा, तो मैंने देखा कि लास्ट ईयर इनका लिटरेसी लेवल कितना कम था, इस बार कितना बढ़ गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना कम था, इस साल कितना बढ़ गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ गया। तो मैं खुश हो गई और मैंने उनको 100 में 90 दे दिया, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि पिछले कुछ सालों से वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो मैंने उनको 90 दे दिया। बट जब तीसरे देश की बात आई जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है और वो बहुत रिच कंट्री है, तो मैंने वहाँ का लिटरेसी लेवल देखा जो कि बहुत सालों से 89, 90, 91 ऐसे चल रहा है। अब बोलो, लिटरेसी लेवल हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पहुँचा सकते हैं यार? 100 on 100 तो लिटरेसी लेवल नहीं जा पाएगा ना। सब लोग पढ़े लिखे हो किसी देश में, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग तो हमेशा अनपढ़ रहने ही वाले हैं। तो अब वो जो रिच कंट्री है उसका जो लिटरेसी लेवल है वो ऐसा बढ़ रहा है, 89, 90, 91 और फिर बढ़ नहीं रहा है। तो मैंने क्या देखा कि ये देश तो देखो भाई कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर रहा है।
सिर्फ एक इसका बढ़ रहा है, तो मैंने इसको 50 नंबर दे दिए उस देश को। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, ये ट्रू है कि वो लोग एक हद के बाद अपना ये सब चीज़ नहीं बढ़ा सकते, लेकिन लेकिन जो बंदा PQLI नाप रहा है वो तो ये सब नहीं देखेगा ना। वो तो ये देखेगा कि भाई ये लोग कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितनी इनकी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो मैं इन्हें कम नंबर दे दूंगी। इसीलिए ये PQLI जो है रिच कंट्रीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है। ये समझना इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने डीप में समझाया, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम में आ जाता है इसका रीज़न, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। एंड देखो चौथा है, एट लास्ट आपको एक देश में जाने बोला गया एंड कहा गया ये लीजिए आप इस देश का डेवलपमेंट नापिए HDI की मदद से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नाउ देखो यार, HDI स्टार्ट करने से पहले मेरे दिल में अगेन एक शायरी आ रही है, प्लीज़ से सुन लो प्लीज़। चलो मैं सुना ही देती हूँ। अर्ज़ किया है, जब हम व्हाट्सएप चैट की शुरुआत करते हैं तो लिखते हैं हाय। जब हम व्हाट्सएप चैट की शुरुआत करते हैं लिखते हैं तब हम हाय। X के बाद आता है Y, वैसे ही PQLI के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं HDI। वाह 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 चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ लो ना, थोड़ा बहुत चलता है ना यार। तो चलो अब HDI पढ़ना शुरू करते हैं, दिमाग फ्रेश हो गया। सो HDI के अंदर हम 3 चीज़ें देखते हैं, उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उस देश का नॉलेज यानी लिटरेसी लेवल एंड वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और फिर हम HDI निकालते हैं। जो भी HDI आता है उसकी जो वैल्यू है हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। अगर HDI की वैल्यू 0 के करीब है दैट शोज़ कि वहाँ पर बहुत कम डेवलपमेंट हो रहा है। 1 के करीब है दैट शोज़ हाई डेवलपमेंट हो रहा है। एंड 2014 में सभी देशों का, सभी नहीं, 188 कंट्रीज़ का HDI निकाला गया था। उसमें नॉर्वे ने नंबर 1 रैंक किया, इसकी HDI थी ये 0.944, वाइल हमारे इंडिया का रैंक था 130 एंड इनका HDI था 0.609। ठीक है, अब भाई HDI ना, मैं आपको बताऊँ, HDI ही आजकल यूज़ होता है हर देश में डेवलपमेंट को नापने के लिए, तो इसमें कुछ ख़ास बात तो होगी। तो हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस, या आप कह सकते हो इसके एडवांटेजेस। ठीक है, क्यों हम आखिर HDI का ही इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स को तो कंसिडर करा ही जाता है, साथ में कंसिडर करा जाता है सोसाइटी का वेलफेयर। मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स तो यहाँ देखा जाता है, साथ में यहाँ पर सोसाइटी का भी वेलफेयर होना चाहिए, ये भी देखा जाता है। दूसरा, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ह्यूमन वेलफेयर, मतलब इंसानों का भला हो। तीसरा, यहाँ इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है बट साथ में सोशल प्रोग्रेस भी होता है। चौथा, ये फंक्शनल है। फंक्शनल है मतलब क्या कि यहाँ पर जो 3 चीज़ें कंसिडर करी जाती है ना, ये अगर ये बढ़ें तो हमको पता चल जाता है कि HDI भी बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये फंक्शनल है। एंड 5th, ये प्रोग्रेसिव है, मतलब ये बढ़ता जाता है। 6th है कि ये हमको आइडिया देता है कि स्कोप कहाँ है। अब ये क्या है देखो, तो समझ लो आपने किसी देश का HDI निकाला और अगर वो HDI कम आया तो आपको पता चलता है ना कि हमें कहाँ पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो इससे हमें पता चलता है कि स्कोप कहाँ पर है, कहाँ पर हम वर्क कर सकते हैं। नाउ अगेन, कोई भी चीज़ पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, इसके भी सिर्फ तीन इसके लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन, यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ों को देखा जाता है। कौन सी 3 चीज़ें हैं वो आपने ऊपर देख लिया। तो अगेन यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ों को इंक्लूड करा जाता है, बाकियों को इंक्लूड नहीं करा जाता है। यहाँ पर भी सबको इक्वल वेटेज दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा, यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोग्रेस देखते हैं, मतलब जो HDI निकल के आता है उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हो, उससे आप दूसरों से कंपेयर करोगे और तब कहोगे कि हाँ हमारे देश में
डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, आप है ना कंपेयर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोग्रेस हमको देखने मिलता है। सो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। सो एट लास्ट आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन। मैं मिलूँगी कल आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, टाटा एंड आउचो।